नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न पत्र है वो करौली जिले में संपन्न हो चुका है। ये प्रश्न पत्र हमें अपने YouTube चैनल के पुराने और प्रिय विद्यार्थी अपदेश कुमार के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। इनकी रिक्वेस्ट के आधार पर ही हमने इस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही फिजिक्स से रिलेटेड और भी वीडियोज प्राप्त हो सके। ये जो प्रश्न पत्र है इसमें छोटे प्रश्नों का बहुत ही बढ़िया संकलन है, तो आप इस प्रश्न पत्र के अंत तक बने रहिए। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में हमें पूछा है विद्युत आवेश का मात्रक होता है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन हमें पूछ लिया गया है। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसका सॉल्यूशन होगा बी, कूलाम। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। तो देखिए मान होता है। तो निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। आप इस के सॉल्यूशन में आंसर में यहाँ पर गौर करके देखेंगे तो 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसमें सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन में हमें कार्बन प्रतिरोध दे रखा है कि किसी कार्बन प्रतिरोध का मान 47 × 10⁻² ओम ±5% है। तो इस पर अंकित वलयों के रंगों का क्रम होगा। देखिए, रंगों का क्रम है, देखिए ज्ञात करने के लिए हम बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग सिल्वर गोल्डन नेकलेस, ये फॉर्मूले का हम यूज में लेते हैं। ये एक तरीके का रटने का तरीका है, बट इनसे हम कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर अब की बार हमें कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू ही दे रखी है। तो देखिए, इनके जो अंक होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पहला अंक है वो है 4 की सिद्ध में यहाँ पर हमें दे रखा है वाई का मतलब है पीला। तो पहला जो रंग है वो है पीला। फिर आप देखेंगे दूसरा जो अंक है वो है 7 की सिद्ध में यहाँ पर आप देखेंगे वॉयलेट का मतलब हो गया है बैंगनी। तो दूसरा जो रंग है वो है बैंगनी। 10 की घात यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर इसका जो गुणक है वो है 10 की घात 2। तो तीसरा जो रंग है वो है लाल, और फिर है ±5%। तो यहाँ पर आप देखेंगे ±5% के लिए सुनहरा रंग। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो देखिए पहला जो रंग है वो पीला होना चाहिए, तो पीला इस ऑप्शन में दे रखा है। फिर इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। फिर दूसरा जो रंग है वो बैंगनी, जो कि इन तीनों में दे रखा है। फिर जो तीसरा ऑप्शन है वो है लाल, जो कि तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फाइनली जो बी ऑप्शन है वो इसमें एकदम सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, जो चौथा क्वेश्चन है उसमें ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। तो देखिए यहाँ से इस पर हमें 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये ओम का जो साइन है वो थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ है। इस पेपर में काफ़ी जो त्रुटियां हैं वो लिखने में है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, मिलेगी आपको। तो देखिए यहाँ पर 2 ओम, ये 2 ओम, तो ये दोनों ही समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो दोनों ही समांतर क्रम में है, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 1 ओम हो जाएगा। क्योंकि इनका जो तुल्य प्रतिरोध है मैं आड़े से लिख दूं तो 1/2 प्लस में 1/2 बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1/1। तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो 1 ओम प्राप्त होगा। इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होना है? 1 ओम। ये हमें 1 ओम दे ही रखा है।
इसके साथ में हमें इस तरीके से ये 1-1 ओम के 2 रेजिस्टेंस और दे रखे हैं। क्लियर? देखिए समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से 1 ओम और 1 ओम है, ये दोनों, इसको मैं आर डेज कह दूं तो ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया 2 ओम, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है नहीं, इसको दिखाएं न दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पर भी 1 ओम और 1 ओम आ गया 2 ओम। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बिंदु ए और बी ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो यहाँ पर ये दोनों समांतर क्रम में है, तो तुल्य जो प्रतिरोध है वो 1/2 प्लस में 1/2, 2 1 + 1 2/2 बराबर 1/1। आर बराबर आ जाएगा हमारे पास में 1 ओम। आर बराबर कितना आ जाएगा? 1 ओम हमें प्राप्त होने वाला है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हमें देखिए दे रखा है, फोटोन की ऊर्जा का मान होता है। तो देखिए किसी भी फोटोन की ऊर्जा को हम E बराबर एच न्यू से पुट करते हैं। E बराबर एच न्यू, वैसे तो E बराबर एच न्यू है, यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एच न्यू स्क्वेयर है, इसमें हाफ एम वी स्क्वेयर है, इसमें एच आई है, इसमें E बराबर एम सी स्क्वेयर है। ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा का फॉर्मूला है, ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ये तो फॉर्मूला ही गलत है, ये भी फॉर्मूला गलत है। तो ये दो ऊर्जाओं के फॉर्मूले हैं, इसमें ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है और ये है हमारे पास में कि कोई द्रव्यमान स्मॉल m होता है तो उसके तुल्य ऊर्जा का सूत्र होता है। और वैसे यदि इस m को हम फोटोन का विराम द्रव्यमान माने तो उसकी ऊर्जा को हम इसके इक्वल E बराबर एम सी स्क्वेयर के इक्वल पुट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कतई इसका सही नहीं है, ये सिर्फ गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। वैसे जो फोटोन है उसका फॉर्मूला एच न्यू होना चाहिए था, एच न्यू जो कि किसी ऑप्शन में हमें दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर या तो स्क्वायर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर यह न्यू होना चाहिए था। क्लियर? तो हम वैसे फोटोन की ऊर्जा को, जो फोटोन ऊर्जा में द्रव्यमान में कन्वर्ट होता है तो उसको E बराबर एम सी स्क्वेयर के इक्वल पुट कर सकते हैं। वैसे फोटोन की ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर एच न्यू ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिए किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर अपॉन 2c और 1/2 क्यू वी, तीनों ही फॉर्मूले सही हैं। तत्पश्चात इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध है, F बराबर होता है R/2 और R बराबर होता है 2F, बी ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है, निर्वात की चुंबकशीलता कितनी होती है। तो μ0 बराबर होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला इंटू मीटर प्रति एम्पीयर। बट यहाँ पर न तो इसका मात्रक दे रखा है और यहाँ पर पाई भी शायद प्रिंटिंग में रह गया था। 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इसका आंकिक मान होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, तो यह है वेबर इसका मात्रक होता है, तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें 12वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत विभव का मान एक समान रहता हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, ऐसा पृष्ठ जिस पर विद्युत
विद्युत विभव एक समान रहता है, एक समान रहता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विद्युत धारा और अपवन वेग के मध्य संबंध। तो देखिए अपवन वेग Vd बराबर होता है I अपॉन में ANE, जहां A है चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, N है इलेक्ट्रॉन घनत्व, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश और I है चालक से प्रवाहित धारा और Vd है इलेक्ट्रॉनों का अपवन वेग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ये प्रकाश की किरण हमने दिखाई है, ये एक अंतरापृष्ठ दिखाया है जो कि दो माध्यमों को अलग करता है। और जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से, देखो यहाँ से जानी चाहिए थी, यहाँ से जा रही है, अपने पथ से थोड़ी सी विचलित हो जाती है। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरण अंतरापृष्ठ पर आकर टकरा रही है इसको हम आपतित किरण कहते हैं, इस वाली प्रकाश की किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। तो अंतरापृष्ठ के लंबवत हम एक लंबवत रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य का जो कोण है आपतन कोण, और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के मध्य का जो कोण है इसको हम अपवर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए प्रकाश के अपवर्तन की डेफिनेशन क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को, उसके अपने पथ से विचलित हो जाने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए जो 15वां क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। ये जैसे हमारे पास में कोई गोलीय दर्पण है और इस गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर यदि हम प्रकाश की किरणें आपतित करवाएं तो ये आपतन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं। क्लियर। हमें पूछा यहाँ पर फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। तो फोकस बिंदु से, देखो ध्यान दीजिए, फोकस बिंदु से ध्रुव के मध्य की दूरी, गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है, स्मॉल ऐप से प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए चालक की धारिता का विमीय सूत्र लिखिए। हमें चालक की धारिता C का विमीय सूत्र पूछा है। तो देखिए C बराबर होता है Q अपॉन में V, ये हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है। विमीय सूत्र यहां पर पूछा है तो C की विमा वही होगी जो Q बट्टे में V की विमा होगी, Q बट्टे में V की विमा। और देखिए
हम इस v को w अपोन में q से पुट कर सकते हैं, तो q स्क्वायर अपोन में w की विमा c की विमा के तुल्य होगी। q यहाँ पर आवेश है जिसकी विमा a1 t1 होती है, w यहाँ पर कार्य है जिसकी विमा m1 l2 t-2 होती है। देन फाइनली c की विमा क्या निकल कर आ रही है, m-1 l-2 t की घात 4 1 की घात 2। ये हमारे पास में c की विमा प्राप्त हो चुकी है। अगले क्वेश्चन में हमें किरचॉफ के प्रथम नियम पर आधारित एक क्वेश्चन पूछा है। देखिए एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से कि हमें एक सर्किट दे रखा है और उक्त परिपथ में I का मान कितना होगा। देखिए विद्यार्थियों, इन चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कई बार त्रुटि हो जाती है, हमारे से भी हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या होता है, हम क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ पाते, या हम ये क्वेश्चन को देखते ही समझ लेते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन के अंदर डायग्राम को देखकर हम सॉल्यूशन निकाल देते हैं, बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या पूछा गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें ये जो 1 एम्पीयर की धारा है अंदर जा रही है, ये भी अंदर जा रही है, ये भी अंदर जा रही है, ये भी अंदर जा रही है। तो ये हमारे पास में एक संधि बिंदु है। तो संधि बिंदु से के दूर जाने वाली धाराओं का योग और इसमें पास में आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा। तो दूर तो यही जा रही है I, और वो पास में आने वाली जितनी भी धाराएं हैं उन सब के योग के बराबर। तो 2 एम्पीयर आ रही है, 1 एम्पीयर आ रही है, फिर 2 एम्पीयर आ रही है, फिर 1 एम्पीयर आ रही है। तो कुल मिलाकर ये जो धारा है वो 6 एम्पीयर की होगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र लिखिए। तो देखिए विद्यार्थी, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई बी से पुट करते हैं और ये होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जिसे हम बी ए कोस थीटा भी कह सकते हैं। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है, फॉर्मूला है। बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ए क्षेत्रफल है, थीटा बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के मध्य का कोण है, और फाई बी है, ये चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। अगले क्वेश्चन में देखिए, टोरॉइड किसे कहते हैं। देखिए एक लंबी परिनालिका को यदि हम मोड़कर वृत्ताकार रूप धारण दे दें, वृत्ताकार रूप दे दिया जाए, इस प्रकार से यदि इसको रूप दे दिया जाए तो उस व्यवस्था को हम टोरॉइड कहते हैं। ये हमारे पास में एक खोखला कुचालक बेलन है और इसके ऊपर विद्युत रुद्ध तांबे के तार लिपटे हुए हैं। ये हमारे पास में विद्युत रुद्ध तांबे के तार हैं और उनको हम एक समान रूप से लपेट रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से हमने इन तारों को लपेट दिया है, तो इस व्यवस्था को हम टोरॉइड कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, टोरॉइड कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये धारा बह रही है प्रत्येक भाग में से, और इसके अंदर इसकी क्रोड में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो देखिए क्या है, एक खोखले कुचालक बेलन को मोड़कर यदि हम वृत्ताकार रूप धारण कर दें और उस पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार यदि एक समान रूप से लपेट दें, तो उस व्यवस्था को हम टोरॉइड कहते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है कि यदि किसी खोखले कुचालक, खोखला होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए, कुचालक वृत्ताकार बेलन पर, वृत्ताकार बेलन पर एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दी जाए, लपेट दिए जाए, तो प्राप्त व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए टोरॉइड का उपयोग करते हैं। लोरेंज बल का फॉर्मूला हमें पूछा है। तो विद्यार्थी, लोरेंज बल
विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के योग के बराबर होता है। F वेक्टर बराबर होता है विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल। चुंबकीय बल को हम F m से पुट कर देते हैं, विद्युत बल को Q E वेक्टर से और चुंबकीय बल को Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर से पुट करते हैं। यदि हम यहाँ से दोनों में से ही Q कॉमन ले लें तो E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें पूछा है अगले क्वेश्चन के अंदर कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई 4 गुणधर्म लिखिए। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुले वक्र के रूप में होती हैं, अर्थात ये धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। पहला गुण तो है ये खुले वक्र के रूप में होती है, खुले वक्र के रूप में होती है। क्लियर। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर, रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखिए, अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि संभव नहीं है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, ये सतत रेखाएं होती है, सतत, यकायक नहीं टूट सकती, क्योंकि टूटे हुए भाग पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, जो कि संभव नहीं है विद्यार्थियों। अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण क्या है, समझाइए। देखिए, विद्युत आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम निश्चित आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में होता है और उस न्यूनतम निश्चित आवेश को हम आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। तो देखिए क्या है कि इसका अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश का मान एक न्यूनतम निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक न्यूनतम होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, न्यूनतम निश्चित मान के पूर्ण गुणज के रूप में होता है, उस न्यूनतम निश्चित मान को आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। देखिए, किसी वस्तु पर उपस्थित जो आवेश है उसे हम Q बराबर N इंटू E के रूप में लिख सकते हैं। N यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन में देखिए, हमें पूछा है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए। व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पर काम करता है, ये हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए,
विद्यार्थी व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ चित्र मैं आपके सामने रख देता हूं, थोड़ा सा इसको हम समझा देते हैं। यहां पर व्हीटस्टोन सेतु के अंदर 4 रेजिस्टेंस लगे होते हैं और इसकी सहायता से हम एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। देखिए इस तरीके से ये 4 रेजिस्टेंस हैं और इन के किन्हीं आमने सामने के 2 रेजिस्टेंस से हम एक बैटरी, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक संयोजित कर देते हैं। ये हमारे पास में धारा नियंत्रक है, ये कुंजी K1 है और ये कोई सेल है, ये कोई प्रतिरोध P, Q और ये R और ये S है। इन दोनों के बीच में एक धारा मापी और एक अन्य कुंजी K2 यहाँ पर हम संयोजित कर देते हैं। तो ये तो है परिपथ चित्र। अब विद्यार्थी ये कैसे काम करता है? ये तब काम करता है जब यहाँ से बहने वाली धारा यहाँ पर आते ही 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, I1 तथा I2 के रूप में। I1 तथा I2 के रूप में 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। अब देखिए इस बिंदु को हम नाम देते हैं A, इसे B, इसे C और इसे D। बिंदु B और D के विभव पर डिपेंड करता है। बिंदु B का विभव यदि बिंदु D के विभव से ज़्यादा है, बिंदु B का विभव ज़्यादा है D के विभव से, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, B से D की ओर धारा बहेगी। यदि ये वाली सिचुएशन होती है तो B से D की ओर धारा बहती है। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि बिंदु D का विभव बिंदु B के विभव से अधिक हो, तब उच्च विभव D से B की ओर धारा प्रवाहित होती है। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि बिंदु B और D दोनों का विभव समान हो, तब धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती, धारा शून्य होगी, धारा मापी में से विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। और इस स्थिति में उसे हम संतुलन की स्थिति कहते हैं। और संतुलन की स्थिति में देखिए विद्यार्थियों, P/Q बराबर होता है R/S के। क्लियर? ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत हो गया है। अब विद्यार्थियों हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम लिखिए। देखिए लेंज का नियम क्या कहता है कि किसी कुंडली या किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिसके कारण से उत्पन्न होता है। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे लेंज का नियम क्या है कि किसी परिपथ या कुंडली, कोई परिपथ ले सकते हैं आप या कोई कुंडली ले सकते हैं, में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, विद्युत वाहक बल भी ले सकते हैं आप, की दिशा सदैव इस प्रकार से होती है, सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है, भंवर धाराओं के उपयोग लिखिए। 25वें क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो देखिए। भंवर धाराओं का उपयोग हम प्रेरण भट्टी में कर सकते हैं कि जब किसी पदार्थ में भंवर धाराएं उत्पन्न होती है तो उसे गर्म कर देती है। इसी का प्रयोग करते हुए ऊष्मापारी उपचार के अंदर भी भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थियों भंवर धाराओं को हम विद्युत ट्रेनों में ब्रेकों के रूप में भी यूज में ले सकते हैं। जो धारा मापी है उसमें अवमंदन के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। धारा मापी में अवमंदन के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। तो कुछ उपयोग ये रहे हैं धारा मापी के। इसके पश्चात हमें पूछा है परिनालिका किसे कहते हैं।
तो विद्यार्थियों यदि हम किसी लंबे खोखले कुचालक बेलन पर विद्युत रुद्ध तांबे के तार यदि एक समान रूप से लपेट दें तो उसको हम कहते हैं परिनालिका। इसके कारण से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो सूत्र है वो होता है म्यू 0 n I। तो मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया है। डेफिनेशन देखिए कि यदि किसी खोखले कुचालक लंबे, खोखला होना चाहिए, कुचालक होना चाहिए, लंबे बेलन पर एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाएं। विद्युत रुद्ध तांबे के तार लपेट दिए जाएं तो प्राप्त व्यवस्था परिनालिका कहलाती है। देखिए ये हमारे पास में जैसे एक खोखला कुचालक बेलन है और इस खोखले कुचालक बेलन के ऊपर हम एक समान रूप से विद्युत रुद्ध तांबे के तार यदि इस तरीके से लपेट दें तो इस व्यवस्था को हम परिनालिका कहते हैं। ये हमारे पास में विद्युत रुद्ध तांबे के तार हैं। इसकी लंबाई इसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक होनी चाहिए तो इसके मध्य भाग में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और उससे चुंबकीय क्षेत्र का मान B बराबर म्यू 0 n I के इक्वल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों। जो अगला जो क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है कि संट प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो देखिए संट प्रतिरोध क्या होता है समझ लेंगे कि ये जैसे हमारे पास में कोई धारा मापी है और ये है धारा मापी का प्रतिरोध, जिसे मैं लिख देता हूँ RG से। ये हमारे पास में धारा मापी की व्यवस्था है। अब इस धारा मापी को हमें बदलना है एमीटर में, तो ये इतना तो धारा मापी है। अब इसे एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके समांतर क्रम में हम एक अल्प प्रतिरोध यहाँ पर संयोजित करते हैं, इसको मैं RS से यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ये संट प्रतिरोध कहलाता है। तो धारा मापी को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अब ये जो पूरी की पूरी व्यवस्था है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो व्यवस्था है इसको हम एमीटर कहते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? एमीटर कहा जाता है। और ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम संट प्रतिरोध कहते हैं। ये एक अल्प प्रतिरोध होता है। ये क्या होता है? अल्प प्रतिरोध होता है। तो धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए धारा मापी के समांतर क्रम में लगाया गया अल्प प्रतिरोध संट प्रतिरोध कहलाता है। विद्यार्थियों अब जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं, फिर भी हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। फिर इनका सॉल्यूशन हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे देंगे, वहाँ पर जाकर उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। 28वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है समांतर प्लेट संधारित्र की बनावट को समझाते हुए इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के मध्य पराविद्युत आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। क्लियर? इस प्रश्न पत्र का जो अंतिम इसके 28वें क्वेश्चन के ही अथवा में हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, गाउस का नियम दे रखा है और एक समावेशित गोलीय कोष के बाहर अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करवाया है। क्लियर? 29वें क्वेश्चन के अंदर हमें विभवमापी किसे कहते हैं, इसकी बनावट को समझाते हुए आंतरिक सेल का प्रतिरोध हमें पूछा है। इसके अथवा में हमें बायो-सावर्ट का नियम और वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। 30वें क्वेश्चन के अंदर हमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की बनावट और इसकी कार्यविधि पूछी है और इसके अथवा में हमें गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित करवाया है, परावर्तन को परिभाषित करवाया है, दर्पण समीकरण को भी व्युत्पन्न करवाया है। तो अंतिम जो क्वेश्चन है वो बड़े क्वेश्चन है, वैसे इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्यार्थियों ये था करौली जिले के हाफ ईयरली एग्जाम का प्रश्न पत्र, उसका सॉल्यूशन। और मुझे उम्मीद है ये जो सॉल्यूशन है आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम जो 28 के बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर इनका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।